आज हम कल से आगे 12वीं क्लास का ही जनसंख्या संगठन जो तीसरा लेसन है उसमें हम एक टॉपिक आता है आयु संरचना, वो करने जा रहे हैं। आयु संरचना क्या होती है, यानी कि जो हम जनसंख्या संगठन में हमने विभिन्न तरह की आयु संरचना, विभिन्न आयु वर्गों के बारे में अध्ययन किया था। तो इसमें विभिन्न आयु वर्ग कौन कौन से हैं, वो आयु वर्ग यानी कि जो हमारी संरचना है आयु से संबंधित, जैसे कि कोई कितने साल का, कोई कितने साल का है। अब उसको हर एक एक साल में तो डिवाइड नहीं किया, लेकिन वो क्या है, उसको 3 प्रकार से डिवाइड किया उस आयु संरचना को। वो 3 प्रकार से कौन सी है, एक तो बाल वर्ग, दूसरी है प्रौढ़ वर्ग और तीसरी है वृद्ध वर्ग। बाल वर्ग है 0 से 14 वर्ष, प्रौढ़ वर्ग है 15 से 59 वर्ष और वृद्ध वर्ग है 59 वर्ष से ऊपर। यानी कि 3 प्रकार का जो आयु वर्ग दिया है वो दिया है। बाल वर्ग में 0 से 14 वर्ष, कहीं पर 0 से 15 हो सकता है, लेकिन अगर हम 15 को इसमें ऐड करते हैं तो ये किस में चला जाता है, 0 से 14 वर्ष में। 15 से 59 वर्ष किस में आ जाता है, प्रौढ़ वर्ग में। और वृद्ध वर्ग में कौन सा आ जाता है, 59 वर्ष से ऊपर। अब इसको एक तो हमने आयु संरचना के अकॉर्डिंग कर दिया है, एक हम इसको कार्य के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। वो कार्य के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें आता है कार्यशील जनसंख्या और दूसरा है आश्रित जनसंख्या। अब एक भारत को युवा देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में युवा देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वृद्धों की संख्या भारत में विकसित देशों की अपेक्षा कम है। भारत में क्या है, प्रौढ़ वर्ग या फिर जो बाल वर्ग है उसकी संख्या ज्यादा है। इस कारण से क्या है, भारत को विश्व का युवा देश माना गया है। और क्या है, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत से अमेरिका के अंदर या उसके अंदर इटली स्पेन के अंदर लोग कोरोना की वजह से मारे गए। वो वृद्ध अवस्था, क्योंकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था या ये मान सकते हैं कि वहाँ की जो आयु संरचना वो वृद्ध अवस्था में ज्यादातर है। अब इसमें कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या वो जनसंख्या है जो किसी न किसी रूप में आजीविका कमा रही है, अपना क्या है, किसी न किसी रूप से कार्यरत है, उसको हम कार्यशील जनसंख्या मानते हैं। आश्रित जनसंख्या कौन सी होती है, आश्रित जनसंख्या सीधे तौर पर आश्रित यानी कि निर्भर है। वो किस पर निर्भर है, जो बाल वर्ग है वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है और जो वृद्ध वर्ग है वो अपने बेटा बेटी के ऊपर निर्भर है। यानी कि सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होता है वो क्या कहलाता है, आश्रित जनसंख्या में आ जाता है, उसको हम आश्रित बोलते हैं। जो बाल वर्ग है, वृद्ध वर्ग है, ये दोनों आश्रित में आ जाते हैं। और फिर आता है प्रौढ़ वर्ग। प्रौढ़ वर्ग आपका कार्यशील जनसंख्या या क्रियाशील जनसंख्या में आता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आपने कि क्रियाशील या कार्यशील में 15 से 59 वर्ष, लेकिन इसके अंदर जो स्टूडेंट यानी कि जो विद्यार्थी है जो किसी न किसी रूप में कार्यरत नहीं है काम में, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और जो क्या है, अपाहिज हो जाते हैं, जो कोई भी काम नहीं कर पाते, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और क्या है, कई महीनों तक जो बीमार व्यक्ति है वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। जो बेरोजगार युवा है उसको भी क्या है, इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसमें सिर्फ क्या है, जो कार्यरत जनसंख्या होती है उसको ही हम कार्यशील जनसंख्या मानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं साक्षरता। किस पर चलते हैं, साक्षरता या नगरीय ग्रामीण नगरीय संगठन पर चलते हैं। ग्रामीण नगरीय संगठन, जो ग्रामीण नगरीय संगठन है, इसमें की ध्यान दें, ग्रामीण कौन है, ग्रामीण जो व्यक्ति गांव में रहता है वो ग्रामीण है, जो नगरों में रहता है वो क्या है, नगरीय है। हमने यही इसके बारे में बताना है। अगर हम भारत
के अकॉर्डिंग देखें तो भारत में लगभग 32% क्या है, नगरीय जनसंख्या है और 68% के लगभग 31.86%। अगर हम इसको पूर्ण रूप से देखें 31.64% और ये 68.14% जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है। यानी कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। तो जो व्यक्ति गांव में रहता है वो ग्रामीण है, जो नगरों में रहता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या है, हम कैसे ये बताएंगे कि ये जनसंख्या ग्रामीण है, ये गांव है या ये नगर है। उसको हम भारत में हम 3 तरीके से मानते हैं। वो 3 तरीके क्या है, एक तो क्या है कि वहाँ जो क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप, दूसरा है घनत्व, तीसरा आ जाता है वहां पर कोई नगरीकरण ना हो या फिर कोई हम बोल सकते हैं कि मार्केट कमेटी या कोई प्रशासनिक कार्य ना हो रहे हो। यानी कि अगर क्रियाकलाप हमारे यहाँ क्या है कि अगर किसी क्षेत्र में किसी बस्ती के अंदर 75% या उससे अधिक जो व्यक्ति है वो किस में कार्यरत होते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप में होते हैं, तो वो ग्रामीण है। अगर वो द्वितीयक तृतीयक में हो जाते हैं तो वो किस में चले जाते हैं, नगरीय जनसंख्या में चली जाती है। एक इसकी वजह हम अगर वैसे ये भी है, अगर इसकी वजह हम सीधे तौर पर ये लिखें, क्या लिखें कि 5000 से अधिक जनसंख्या है तो, ये मैं भारत की बात बता रहा हूं, लेकिन कई बार वही है प्रशासनिक। जैसे अगर भारत में एक 350 व्यक्ति हैं, उसको क्या किस में शामिल कर दिया, वासना बोरसद जो नगर है, कौन सा है, अब ये आ गया। लेकिन वहां पर 350 व्यक्ति हैं, उसको नगर मान लिया गया, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, 5000 की। क्यों, वासना बोरसद है, वासना बोरसद, लेकिन वहां पर क्या आ जाता है, फिर क्रियाकलाप देखे जाते हैं। फिर क्या है, घनत्व कितना है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। वहां पर क्रियाकलाप प्राथमिक की बजाय द्वितीयक तृतीयक हो तो वो नगरीय है, अगर प्राथमिक क्रियाकलाप है तो वो क्या है, आपका ग्रामीण बस्तियां हैं, ग्रामीण संकट में आ जाता है। इसकी अलग अलग विशेषताएं क्या होती है। एक सीधे तौर पर ये मैं बताता हूँ कि नगरीय लोगों के अंदर क्या है, आपसी भाईचारे की कोई भावना नहीं होती। सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर सामाजिकता नहीं होती। लेकिन ग्रामीण भले ही क्या है, वहां पर कुछ सुख सुविधाएं कम हो, लाइट की सुविधा कम हो सकती है, एजुकेशन की सुविधा कम हो सकती है, स्वास्थ्य की सुविधा कम हो सकती है, लेकिन वहां पर जो सबसे खास बात आती है, वो सबसे खास बात क्या आती है कि उनके अंदर आपसी भाईचारे की भावना, जिसको हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर सामाजिकता ग्रामीण लोगों के अंदर, ग्रामीण संगठन में बहुत भरी हुई होती है, लेकिन नगरीय के अंदर ऐसा नहीं है। आज के लिए इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही है तो उसको क्या है, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।